नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, एलडीसी के एग्जाम्स को लेकर के हम लगातार एक थ्योरी की क्लास चला रहे हैं जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। तो एलडीसी के एग्जाम में आपके मध्यकालीन एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, मिडाइवल हिस्ट्री है। और मिडाइवल हिस्ट्री की हम स्टार्टिंग कर रखी है राजपूत, राजपूतों से गुजर प्रतिहार, गुजर प्रतिहार से मंडोर, और मंडोर से हम बात कर रहे थे भीनमाल के प्रतिहारों पर, और उस पर हमने लगभग चर्चा कर ली थी महेंद्रपाल तक। आज महेंद्रपाल से आगे की चर्चा करेंगे और इस कंप्लीट जो आपके भीनमाल प्रतिहार हैं उसको समाप्त करेंगे। देखिएगा, हमने बात करी थी लास्ट क्लास के अंदर, आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने बात करी थी किसकी, महेंद्रपाल के बारे में। और महेंद्रपाल से हमने बात करी थी कि महेंद्रपाल को इतिहासकार हैं, आपको पता होगा बीएन पाठक ने इतिहासकार के रूप में क्या कहा है कि ये अंतिम प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक, अंतिम हिंदू शासक कहा है। ध्यान रखिएगा, किसने? बीएन पाठक के द्वारा प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक माना गया है। किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा। और मैंने कहा था महेंद्रपाल के बाद कहीं ना कहीं उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ था। अपने ने क्लास देखी होगी तो उत्तराधिकार में इसके दो पुत्र थे, एक भोज सेकंड, क्योंकि हम मिहिर भोज को पढ़ चुके थे, और दूसरे का नाम आपको पता ही है महिपाल। ये दो पुत्र इनके थे और दोनों पुत्रों के बीच में कहीं ना कहीं आपको देखिएगा उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया था। और ये उत्तराधिकार का जो संघर्ष हुआ था तो उसमें इनके जो सामंत हुआ करते थे, उन सामंतों ने अलग अलग लोगों ने अलग अलग इनका क्या किया, समर्थन किया। यहां पर आपको पता ही है चेदी वंश के शासक थे जिनका नाम था कोकल देव, उन्होंने समर्थन किया। और यहां पर चंदेल वंश के शासक थे हर्षदेव, इन दोनों ने इन राजाओं का आपस में क्या लिया, समर्थन किया। ध्यान रखिएगा। और महेंद्रपाल के बाद कुछ समय के लिए नेक्स्ट जो शासक था, अगला शासक कौन बना? अगला शासक आप देखोगे किसको? भोज को बनते हुए देखोगे। अगला शासक भोज बनता है, लेकिन भोज लंबे समय तक शासन स्थापित नहीं कर पाता और चंदेलों की सहायता से महिपाल जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पर आसीन हो जाता है। तो कहते हैं लगभग 3 वर्षों तक इसने शासन किया। तो शायद प्रतिहारों के इतिहास में सबसे कम समय तक कार्यकाल के रूप में या सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक रहा होगा कौन? भोज। और उसके बाद गद्दी पर बैठ गया कौन? महिपाल। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट शासक के रूप में आप जानोगे तो एक लाइन आपको ये याद रखनी है, 2 पॉइंट निकल करके आते हैं। एक तो ये कि गुर्जर प्रतिहारों के समय उत्तराधिकार का संघर्ष कब शुरू हुआ, तो भोज और महिपाल के बीच में प्रतिहारों में पहली बार आप उत्तराधिकार का सक्सेसर लड़ाई को देखोगे। दूसरा, महेंद्र के बाद शासक कौन बनता है? तो भोज बनता है, दूसरा चीज। और तीसरा, भोज के बाद महिपाल बनता है। तो अब इन्हीं के समय आपने देखा होगा कि राजशेखर रहा करते थे। तो राजशेखर लगभग 3 कार्यकाल आप देखोगे, महेंद्रपाल का भी, भोज का भी और महिपाल का। तो 2 के कार्यकाल तो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि महेंद्रपाल और महिपाल के दरबार में कौन से राजकवि के रूप में रहा करते थे? तो राजशेखर। लेकिन बीच में कुछ समय के लिए भोज भी थे, तो भोज भी इनमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से इंक्लूड होते हुए आपको दिखाई देंगे। एक चीज तो आपको ये याद रखनी। अब बात करें महिपाल की, तो महिपाल के बारे में कुछ चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। वो क्या है कि महिपाल जो शासक बना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, महिपाल के बारे में क्या कहा जाता है? महिपाल के बारे में कहा जाता है कि महिपाल के समय में भी एक अरब यात्री आया था, एक अरब यात्री आए थे जिनका नाम आप पता हो अल मसूदी। एक तो आप पढ़ते हो मिहिर भोज के समय, मैंने आपको पढ़ा था सुलेमान आया था, और दूसरा व्यक्ति कौन आया? अरब यात्री के तौर पर अल मसूदी आया। और अल मसूदी ने 2 शब्दों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा, एक अल गुजर और एक जुर्ज। ये 2 शब्दों का प्रयोग कहीं ना कहीं अल मसूदी के द्वारा किया गया। ये पूरा का पूरा प्रतिहार शासकों के लिए, प्रतिहारों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। और जुर्ज कहते हैं कि कहीं ना कहीं राजा के लिए शब्द प्रयोग में लिया गया अल मसूदी के द्वारा।
एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अल मसूदी के द्वारा भी एक बुक लिखी गई, महजूब जिहाब, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पुस्तक के द्वारा ये जानकारी हमको देखने को मिलती है। और एक चीज और अल मसूदी के बारे में ध्यान रखिएगा, वो इससे रिलेटेड नहीं है। अल मसूदी ने जब आया तो गुजर प्रतिहारों के समय आया, उसके बाद उसने राष्ट्रकूट के, दक्षिण भारत के अंदर राष्ट्रकूट के वंश के शासनकाल में भी यात्रा दक्षिण भारत की। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय कहीं ना कहीं बारिश का मौसम हो रहा था भारत के अंदर, तो उन स्थानीय पवनों को देख करके उन्होंने एक शब्द बारिश के रूप में इस्तेमाल किया, जिसका नाम था, आप सबको पता है, जिसका नाम है मानसून। तो भारत की ज्योग्राफी के अंदर या भारत के अंदर एक शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है जिसका नाम है मानसून। तो मानसून शब्द को देने वाला भी कौन? अल मसूदी। एक चीज तो आपको ये दिमाग में रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि महिपाल के समय जो राष्ट्रकूट शासक थे, कौन से राष्ट्रकूट शासक जो थे, जिसको आप देख तो इंद्र थर्ड, इसने आक्रमण किया और कहते इसने कन्नौज को लगभग तोड़ दिया, यानी कि कन्नौज को लगभग इसने तबाह कर दिया। इंद्र थर्ड के बारे में ऐसी जानकारी मिलती है कि महिपाल के समय इसने आक्रमण किया। और महिपाल के समय जब इसने आक्रमण किया तो आपको एक चीज ध्यान रखने का कि मैंने राजकवि के रूप में बताया था राजशेखर, तो राजशेखर इसके दरबार में भी रहा करते थे। तो राजशेखर यहां से इस वंश को छोड़ करके वो एक दूसरे वंश में चले गए, कलचुरी वंश में। कलचुरी वंश में चले गए, यहां से लेकर के इन्होंने यहां पर जाकर के शरण ली। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में लगातार, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के बीच में लगातार संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। और मैंने कहा था राजशेखर मूल रूप से कौन सा है? मराठी, यानी इसका जन्म स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र है, आपको पता ही है। तो ये यहां से बाद में कहां चले गए? कलचुरी वंश में चले गए। एक फैक्ट आपको याद रखना। दूसरा, राजशेखर ने, एक चीज ध्यान रखिएगा, राजशेखर ने भी महिपाल को क्या दिए? कुछ उपाधियां दी है। ये उपाधि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि एक तो आपको पता ही है रघुकुल मुकुटमणि, रघुकुल मुकुटमणि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक टाइटल इसी तरह का आपने देखा होगा जो आपको दिया गया था, कब आपको पता होगा? महेंद्रपाल के समय, रघुकुल चूड़ामणि, इसको याद रखिएगा। वो किसको दिया गया था? वो महेंद्रपाल को दिया गया था। कौन सा? चूड़ामणि। और यहां क्या दिया जा रहा है? इसको ध्यान रखिएगा, यहां पर दिया जा रहा है मुकुटमणि। तो दोनों के अंतर को भी आप समझ लीजिएगा, ये मुकुटमणि है और ये चूड़ामणि है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आप कंफ्यूजन होते हो बार बार, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा टाइटल क्या दिया गया? एक टाइटल और दिया गया, ध्यान रखिएगा, आर्यवर्त का महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। ये दो टाइटल आपको देखने को मिलते हैं, किसके बारे में? महिपाल के बारे में। एग्जाम में बड़ी बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मिलती है किसके बारे में? महिपाल के बारे में। महिपाल के बाद इस वंश का कहीं ना कहीं डिक्लाइन शुरू हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो महिपाल तक तो ये शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, महिपाल के बाद इस प्रतिहार वंश का कहीं ना कहीं आपको डिक्लाइन दिखाई देगा। तो डिक्लाइन के रूप में बात करेंगे तो यहां से कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहार वंशों में पतन प्रारंभ हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। और कहते हैं ये पतन जो प्रारंभ हुआ वो किसके समय प्रारंभ हुआ? तो कहते हैं एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था महेंद्रपाल सेकंड। महेंद्रपाल सेकंड के समय कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा डिक्लाइन शुरू हो गया। और उस डिक्लाइन का कारण था कि कमजोर कहीं ना कहीं नेतृत्व तो आपको दिखाई देगा। तो ये प्रारंभ आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ये किसके समय पतन प्रारंभ हुआ, तो इसमें मूल रूप से माना जाता है कि महेंद्रपाल के समय कहीं ना कहीं
डिक्लाइन प्रारंभ हुआ। अब जब डिक्लाइन शुरू हुआ तो लगातार कमजोर शासक आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद शासक मिलता है जिसका नाम होता है देवपाल। ठीक है, अब जैसे जैसे कमजोर होंगे तो आप कमजोर होंगे तो क्या होगा, जितने भी आपके सामंत होंगे जो आपके नीचे काम कर रहे होंगे वो धीरे धीरे जैसे ही केंद्रीय सत्ता कहीं ना कहीं क्या होती है, कमजोर होती है, तो जो रीजनल्स पावर होती हैं वो अपने आप को केंद्रीय सत्ता से धीरे धीरे क्या कर लेती हैं, दूर कर लेती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि औरंगजेब एक माइटी शासक के रूप में था, शक्तिशाली शासक के रूप में था, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो जितने भी उससे जुड़े हुए उसके नीचे काम करने वाले होते हैं वो सब अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हो जैसे जयपुर सवाई जयसिंह, तो जयपुर की स्थापना हो गई। इसी तरीके से भरतपुर की स्थापना, इसी तरीके से हैदराबाद, इसी तरीके से बंगाल ने अपने आप को अलग कर लिया, इस तरीके से अवध ने अपने आप को अलग कर लिया। ये सारे जुड़े हुए थे, लेकिन क्यों जुड़े हुए थे, क्योंकि गद्दी पर एक ताकतवर शासक था। वैसे ही यहां पर हुआ कि जब जैसे ही डिक्लाइन शुरू हुआ तो धीरे धीरे सबने अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू किया। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर देवपाल जब गद्दी पर बैठा था तो कहीं ना कहीं चंदेल शासकों ने, चंदेल जो उस समय सामंत के रूप में या हो सकता है सहयोगों के रूप में हो, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, देवपाल के बाद फिर नेक्स्ट शासक आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है विनायक पाल। नेक्स्ट शासक विनायक पाल। अब विनायक पाल के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, विनायक पाल की जानकारी एक अभिलेख से मिलती है, खजुराहो अभिलेख से। खजुराहो अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। तो आपके एग्जाम में पूछ ले कि विनायक पाल की जानकारी कहां से मिलती है, तो ध्यान रखिएगा खजुराहो से। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखिएगा, इसी खजुराहो अभिलेख में जो अभी अपने ने पढ़ा था शासक कौन सा, महिपाल। महिपाल को भी एक टाइटल दिया गया है इसी खजुराहो अभिलेख में। महिपाल के लिए एक शब्द यूज में लिया गया, क्षितिजपाल, या कई जगह आपको देखने को मिलेगा क्षितिपाल। ये नाम हो सकता है या ये इसकी उपाधि हो सकती है। ये प्रयोग में लिया गया महिपाल के लिए, किसमें, खजुराहो अभिलेख में। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से पूछ ली जाती है। ठीक है, कई जगह पर आपको इसको ये मिलेगा क्षितिपाल देव, इसको भी आप नोट कर सकते हो, एक ही बात है। क्षितिपाल, क्षितिजपाल या क्षितिपाल देव, इसकी जानकारी कहां से मिलती है, खजुराहो से मिलती है। इसके बाद गद्दी पर अगला जो शासक बैठता है वो बैठता है महिपाल सेकंड। महिपाल सेकंड। अब महिपाल सेकंड जो बैठता, अभी अपने ने पहले महिपाल के बारे में बात करी थी, महिपाल सेकंड की एक जानकारी भी मिलती है, उसकी जानकारी रखिएगा। महिपाल सेकंड की जानकारी मिलती है अपने को बयाना अभिलेख से। इसकी जानकारी का स्रोत क्या है, बयाना अभिलेख। इनकी कोई पॉलिटिकल, राजनीतिक ऐसी कोई बड़ी, राजनीतिक रूप से कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है। मैंने आपको कहा डिक्लाइन शुरू हो गया, तो डिक्लाइन शुरू होगा तो होगा क्या, धीरे धीरे सब अपने आप को स्वतंत्र करने लग जाएंगे। तो इनका क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। बयाना अभिलेख से मिलती है, और यहां पर इसको एक महाराजा धीराज महिपाल देव जैसा नाम या इसकी टाइटल भी इसको देखने को मिलता है। इसके लिए, किसके लिए, महिपाल सेकंड के लिए। महिपाल सेकंड के बाद जो अगला शासक बनता है गद्दी पर, उसका नाम होता है विजयपाल। अब विजयपाल के समय में क्या हुआ, तो यहां पर तो आपको देखा चंदोल स्वतंत्र हो गए, और यहां पर कहीं ना कहीं ये जानकारी मिलती है कि इसके समय कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना चालुक्य स्वतंत्र हो गए। चालुक्यों ने अपने को क्या कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। कहने का मतलब समझिएगा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि धीरे धीरे इनसे सब चीजें दूर होती चली जा रही हैं, और सब अपने आप को कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे कि कहीं ना कहीं
कमजोर हो गए तो सब इनसे स्वतंत्र हो गए, तो क्षेत्र इनका लगातार छोटा होता चला गया। विजयपाल, विजयपाल के बाद गद्दी पर बैठता है जिसका नाम आप देखोगे राज्यपाल। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, अगर आपने नाम पढ़ा हो इनका, अच्छे से जानते हो। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो हैं, उनके बारे में भी एक चीज ध्यान रखिएगा। गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा हैं, वो ये कहते हैं कि जो मेवाड़ का शासक था अल्लट, कहां का शासक था इसको भी याद रखिएगा। मेवाड़ का शासक कौन था? अल्लट। अल्लट आपको पता ही है, जिसने आहड़ नगर की स्थापना करी है, आहड़ को बसाया, आहड़ को राजधानी के रूप में स्थापित किया। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता है नौकरशाही ब्यूरोक्रेट्स, जिसने कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, जिसकी जानकारी आपको सोमेश्वर प्रशस्ति या फिर आप देखने को वरा मंदिर के ऊपर जो प्रशस्ति है उसमें जानकारी मिलती है। तो कहते हैं जीएच ओझा कहता है अल्लट के द्वारा देवपाल को हरा दिया गया या फिर देवपाल की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ऐसी जानकारी केवल कौन देता है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा दी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल। अब राज्यपाल के समय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? तो राज्यपाल के संबंध में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, राज्यपाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब राज्यपाल सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि राज्यपाल के समय में एक चीज ध्यान रखिएगा, राज्यपाल इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक आपने नाम सुना होगा क्रांता का, महमूद गजनवी। इस महमूद गजनवी ने जिस समय कन्नौज पर आक्रमण किया था, उस समय कन्नौज के शासक के रूप में जाना जाता है किसको? राज्यपाल को। और कहते हैं 1018 ईस्वी में इसने कन्नौज पर आक्रमण किया। जब इसने कन्नौज पर आक्रमण किया गजनवी ने, तो आपको पता ही होगा गजनवी के बारे में, इसने 1001 से 1027 तक भारत पर लगभग 17 टाइम्स आक्रमण किए। सोचकर देखिएगा, 17 टाइम्स आक्रमण किए, इतना लूट करके ले गया। उसके बाद भी आपको देखने को मिलेगा गजनवी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन उसके उसके विपक्ष में जो बैठा है, जहां पर उसने आक्रमण किया सोमनाथ, वो आज भी अपने शिखर पर उन्हीं बुलंदियों पर स्थापित है। तो यह आक्रांताओं का, लुटेरों का यही भविष्य होता है, ध्यान रखिएगा। तो राज्यपाल के समय जब आक्रमण हुआ तो राज्यपाल ने काम क्या किया कि राज्यपाल कन्नौज छोड़ करके भाग गया। अब आप सोचिएगा, जिसका इतिहास इतना गौरवान्वित रहा हो, उस वंश के अंदर एक ऐसा राज्य भी आता है जब महमूद गजनवी के आक्रमण के समय क्या होगा, कन्नौज को कहीं ना कहीं छोड़ करके भाग जाएगा। परिणाम क्या होगा? जितने भी सामंत होंगे वो आपस में एक संघ का निर्माण करेंगे, यूनियन का निर्माण करेंगे। उनका नेतृत्व एक व्यक्ति करेगा जिसका नाम होगा विद्याधर, जो कि चंदेल वंश का होगा। और वो क्या करेंगे? मिल करके एक संघ का निर्माण, और संघ का निर्माण किसके नेतृत्व में? विद्याधर के नेतृत्व में। और विद्याधर के द्वारा क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। किसकी? राज्यपाल की। क्यों कर दी गई? क्योंकि आपको पता ही है कि राज्यपाल जो कि गद्दी को छोड़ करके भाग गया था, और उसकी जगह क्या किया गया? एक नेक्स्ट गुर्जर प्रतिहार शासक त्रिलोचन पाल को बिठाया गया। तो नेक्स्ट शासक के रूप में कौन है? त्रिलोचन पाल। अब त्रिलोचन पाल के समय में भी वो चीज ध्यान रखिएगा, त्रिलोचन पाल के समय भी क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आप देखोगे आक्रमण हुआ किस पर? कन्नौज पर दोबारा से आक्रमण होता है 1019 ईस्वी में। कहीं ना कहीं आप देखोगे 1019 ईस्वी में वापस आक्रमण होता है किसका? गजनवी का। और कहते हैं कि इससे भी युद्ध करता हुआ ये भी मारा गया, तो ये भी पराजित हो गया। एक चीज तो ये ध्यान रखना, पराजित हो गया। लेकिन यहां पर एक डिटेल और मिलती है, वो डिटेल क्या उसको समझिएगा, क्योंकि आपको पता ही है राज्य जो अब गजनवी है, गजनवी के साथ कई सारे क्या हुए थे? लेखक आए थे, तो स्कॉलर्स आए थे। उनमें से एक स्कॉलर का नाम आपने पढ़ा होगा, अल बरूनी। अल बरूनी अपनी जो किताब है, उस किताब के अंदर ये कहता है कि जिस समय ये गजनवी ने आक्रमण किया था किस पर? त्रिलोचन पाल पर, या गुजर प्रतिहारों के समय। उस समय गुजर प्रतिहारों की जो राजधानी थी, कहते हैं वो राजधानी कन्नौज ना होकर के एक दूसरा स्थान इन्होंने बताया, कहा कि ये राजधानी क्या थी? बारी थी। तो ये एक अलग से डिटेल मिलती है किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा। अलबरूनी कहता है कि जब गजनवी ने आक्रमण किया कन्नौज पर,
कन्नौज तो उस समय मान नहीं रहा है वो, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि कन्नौज पर शासन कर रहा है, लेकिन अनबरुन ये कह रहा है कि जब त्रिलोचन पाल पर आक्रमण किया गया तो उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी के तौर पर क्या थी, बारी नामक स्थान पर उनकी राजधानी बताई है, जो कि कन्नौज नहीं मिलती है। तो ये एक डिटेल आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद लास्ट अंतिम शासक के तौर पर आप पढ़ोगे किसको, यशपाल को। यशपाल के बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों, क्योंकि ये गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। और कहते हैं लगभग 1034 ईस्वी के आसपास इसका शासन आपको देखने को मिलता है, लगभग ध्यान रखिएगा। और कहते हैं लगभग 1093-96 ईस्वी के आसपास इसका वंश समाप्त हो गया। और कहते हैं यशपाल की जानकारी, एक स्थान मिलता है आपको इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद के अंदर एक स्थान है कुंडा, और कहते हैं कुंडा से एक दान पत्र मिला है, दान पत्र लेख मिला है। उससे कहीं ना कहीं आपको जानकारी देखने को मिलती है, किसके बारे में, यशपाल के बारे में, क्योंकि यशपाल एक दानवीर शासक के रूप में जाना जाता है। और कहते हैं यहीं पर ही अंतिम समय में फिर यहां पर कहते हैं कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर कहीं ना कहीं गुर्जर कमजोर होते चले गए। और लास्ट में कहते हैं लगभग 1093-96 दोनों समय मिलता है कि लगभग गहडवाल वंश ने, किसने, गहडवाल वंश ने अपनी कहीं ना कहीं सत्ता स्थापित कर ली। यानी कि गहडवालों ने अपने आप को रिप्लेस कर दिया, किसकी जगह, गुर्जर प्रतिहारों की जगह। तो वो गुर्जर प्रतिहार जो नागभट्ट और हरिश्चंद्र के माने जाते थे वहां से प्रारंभ हुए थे, और लास्ट में आकर के यशपाल के समय वो धीरे धीरे इतने कमजोर हो गए कि इनको रिप्लेस कर दिया, किसने, गहडवालों ने। ध्यान रखिएगा। और अपनी नई सत्ता क्या कर ली, स्थापित कर ली। तो ये पॉलिटिकल अचीवमेंट आपको जानकारी मिलती है किसके, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और साथ साथ में उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उनकी जो आर्किटेक्चर होती है, जिसको आप कहते हो महामारू शैली, उसके अंदर कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ। उसके अलावा एक तो छोटी मोटी ब्रांचें आपको देखने को मिलती है, जैसे भड़ोच के कहीं ना कहीं प्रतिहार देखने को मिलते हैं, या फिर आप देखते हो राजौरगढ़ के प्रतिहारों को भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में भी एक छोटी सी क्लास होगी इस वीडियो के बाद, आप उसको भी देख लीजिएगा, जिससे आपका लगभग गुर्जर प्रतिहार का जो टॉपिक है वो कंप्लीट